हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 फेज मोटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक जरूर देखें और आपको लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एसी मोटरों में स्रोत से संयोजित किसे किया जाता है? आपको बताना है एसी मोटरों में स्रोत से किसे संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए रोटर, ऑप्शन बी स्टेटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है स्रोत से किसे संयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटर को स्रोत से संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको बताना है एसी मोटर में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती व व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती तथा पोल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि n बराबर F इंटू 120/P होता है। तो यह फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती तथा पोल्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। आपको बताना है स्टेटर को सप्लाई देने पर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ऑप्शन ए घूमने वाला, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। आपको बताना है घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने फेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सिंगल फेज, ऑप्शन 2 3 फेज, ऑप्शन 3 2 फेज, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2 फेज की कम से कम आवश्यकता होती है। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति को कौन सी गति कहते हैं। आपको बताना घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति को कौन सी गति कहते हैं। ऑप्शन ए रोटर गति, ऑप्शन बी स्टेटर गति, ऑप्शन सी सिंक्रोनस गति, ऑप्शन डी आर्मेचर गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे सिंक्रोनस गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आपको बताना है सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NS बराबर 120 इंटू F/P, ऑप्शन बी NS बराबर 120 इंटू P/F, ऑप्शन सी NS बराबर 120 इंटू F/T, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NS बराबर 120 इंटू F/P होता है। अगला क्वेश्चन है, रोटर की घूर्णन गति सदैव होती है। आपको बताना रोटर की घूर्णन गति सदैव क्या होती है। ऑप्शन ए रोटर गति से कम, ऑप्शन बी स्टेटर गति से कम, ऑप्शन सी सिंक्रोनस गति से कम, ऑप्शन डी आर्मेचर गति से कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंक्रोनस गति से कम रोटर की घूर्णन गति होती है, वह उसके बराबर या इससे अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर स्क्विरल केज मोटर की स्लिप प्रतिशत क्या होती है। आपको बताना है अधिकतर स्क्विरल केज मोटर की प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है। तो इसका प्रति स्लिप का मान 2 से 5% होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 से 5% इसकी प्रतिशत स्लिप का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, FR बराबर S इंटू F, इसका रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉर्क किसे कहते हैं। आपको बताना है टॉर्क क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है लोड पर प्राप्त घुमाव बल, जो लोड पर जो हमें घुमाव बल प्राप्त होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। आपको ध्यान रखना है लोड पर प्राप्त घुमाव बल को टॉर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडक्शन मोटर के टॉर्क की गणना होती है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर के टॉर्क की गणना कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DC मोटर की तरह। इंडक्शन मोटर की गणना DC मोटर की तरह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक लगाते हैं। इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम रोटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के मध्य कोण होता है। आपको बताना है 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है। तो आपको ध्यान रखना है 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के मध्य डिग्री का कोण 120 डिग्री होता है और 2 फेज मोटर में 90 डिग्री का होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डबल केज रोटर की भीतरी परत कम प्रतिरोध वाली धातु तांबा की बनी होती है और बाह्य परत किसकी बनी होती है। आपको बताना डबल केज रोटर में जो भीतरी परत बनी होती है
वह तांबे की बनी होती है क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, और बाहरी परत अधिक प्रतिरोध की बनी होती है जो कि पीतल की बनी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाह्य परत पीतल की बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, और आंतरिक परत तांबे की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज मोटर की गति नियत क्यों रहती है? आपको बताना है स्क्विरल केज मोटर की गति नियत क्यों रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटर के ऐंठने से। उसके अंतर्गत जो रोटर होते हैं वह ऐंठे हुए होते हैं, इसलिए उसमें इसकी गति नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल व डबल केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड पर रहती है। आपको बताना है सिंगल व डबल केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड पर रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर। उसकी गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल केज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सिंगल केज मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिना लोड पर। बिना लोड पर हम सिंगल केज मोटर का उपयोग करते हैं, लोड पर सिंगल केज मोटर का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल केज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आपको बताना है डबल केज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्के लोड पर। हल्के लोड पर हम डबल केज मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथ मशीन, ग्राइंडर, वाटर पंप में उपयोग होने वाली मोटर है। आपको बताना है लेंथ मशीन, ग्राइंडर, वाटर पंप में प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, उसमें सिंगल केज मोटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सटाइल मिल, स्लॉटर, कटिंग टूल, मशीन आदि में होने वाली मोटर कौन सी उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। टेक्सटाइल मिल, स्लॉटर, कटिंग टूल, मशीन में उपयोग होने वाली मोटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें हम डबल केज मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज मोटर में कौन सा दोष प्राप्त होता है? आपको बताना है स्क्विरल केज मोटर में कौन सा दोष प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें हमें चुंबकीय लॉकिंग दोष प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय लॉकिंग को दूर करने के लिए रोटर स्लॉट की संख्या रखी जाती है। आपको बताना है चुंबकीय लॉकिंग दोष को दूर रखने के लिए रोटर स्लॉट की संख्या किस क्रम में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11, 13, 17, 23, यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उस क्रम में हम रोटर स्लॉट्स को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर है। आपको बताना है स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लिप रिंग मोटर में वाउंड प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग युक्त रोटर को कहते हैं। आपको बताना वाइंडिंग युक्त रोटर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे वाउंड कहते हैं। वाइंडिंग युक्त रोटर को हम वाउंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सप्लाई स्लिप रिंग को देते हैं। आपको बताना 3 फेज सप्लाई स्लिप रिंग को क्या देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन ब्रश से सप्लाई देते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग को कार्बन ब्रश के द्वारा सप्लाई देते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फेज में कार्बन ब्रश से सप्लाई स्लिप रिंग को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग लेते हैं। आपको बताना है स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 फेज रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? आपको बताना है स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.8 से 0.9 के मध्य स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर होता है। आपको ध्यान रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक प्रचलित मोटर नियंत्रक परिपथ है। आपको बताना सबसे अधिक प्रचलित मोटर नियंत्रक परिपथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटर स्टार्टर नियंत्रक। मोटर स्टार्टर नियंत्रक जो कि सबसे प्रचलित मोटर नियंत्रक परिपथ है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि? आपको बताना है प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि रोटर के खांच विपरीत होते हैं, दक्षता कम होती है, स्टेटर व रोटर के वायु अंतराल होता है, रोटर बेयरिंग पर रखा जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि स्टेटर व रोटर के वायु अंतराल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शुरू में मोटर की स्लिप होती है। आपको बताना है शुरू में मोटर की स्लिप कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इकाई। शुरू में मोटर की स्लिप इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है आज का, शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में? आपको बताना है शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विरोधी विद्युत वाहक बल इसका शून्य होता है, इसलिए स्टार्टिंग में मोटर उच्च धारा लेती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है। आपको बताना है स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्लाई आवृत्ति के समान। स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा,
स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की हानि होती है, आपको बताना है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की कौन सी हानि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की हानि कम स्टार्टिंग टॉर्क में मिलने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर व रोटर क्रोड चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है, क्योंकि आपको बताना है एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर व रोड क्रोड चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकन धारा कम करने के लिए। चुंबकन धारा को कम करने के लिए यह चुंबकीय स्टेटर व रोड क्रोड चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है, यदि एक यांत्रिक चक्कर में 3 साइकिल उत्पन्न करने हो तो मोटर वाइंडिंग में कितने ध्रुव होना चाहिए। आपको बताना है यदि एक यांत्रिक चक्कर में 3 साइकिल उत्पन्न करने हो तो मोटर वाइंडिंग में कितने ध्रुव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6, उसके अंतर्गत 6 ध्रुव होना चाहिए। आज का अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा देती है। आपको बताना है एक वैद्युतिक मोटर कौन सी ऊर्जा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह गतिक ऊर्जा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा देती है, तो वह गतिक ऊर्जा देती है। अगला क्वेश्चन है, ओवरलोड रिले का चयन धारा के अनुसार किया जाता है। आपको बताना है ओवरलोड रिले का चयन किस धारा के अनुसार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वाइंडिंग के धारा के अनुसार किया जाता है। ओवरलोड रिले का चयन वाइंडिंग धारा के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आपको बताना है एक प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकारी चाल पर नहीं चलाया जा सकता, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोटर टॉर्क शून्य हो जाता है। इसका रोटर टॉर्क शून्य हो जाता है, इसलिए इसे तुल्यकालिक चाल पर नहीं चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं। आपको बताना है स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर में लगाकर हम इसके टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।